Good morning, students. So we are going to study about the another disorder of genitourinary system, that is the renal failure. Okay. So introduction part. Renal failure results when the kidneys are unable to remove the body's metabolic waste or perform their regularly फंक्शन. सो क्या है रीनल फेलियर? ये रीनल फेलियर तब होता है जब किडनी जो है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को क्या नहीं कर पाता है, बाहर नहीं निकाल पाता है, और उसका जो फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का और एग्जैक्टली ब्लड को प्यूरिफाई करने का, वो फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है. ओके. सो डेफिनेशन ऑफ रीनल फेलियर. Renal failure is failure of the kidneys to maintain internal homeostasis. So what is renal failure? किडनी का फेल होना है जिसमें वो अपना इंटरनल होम्योस्टासिस से जो इंटरनल फंक्शन है उसका वो परफॉर्म नहीं कर पाता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीनल फेलियर. नाउ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल फेलियर. सो देयर इज़ टू types of renal failure are there. First one is the acute renal failure and second one is the chronic renal failure. So नाम से ही समझ में आ रहा है, acute का मतलब है sudden onset होता है, chronic जो होता है आपका लंबे समय से वो चला हुआ आ रहा है. So that is the chronic renal failure. Okay. Now next is we are dealing with the first type, that is the acute renal failure. So here we are studying about the introduction part of acute renal failure. Okay. So acute renal failure also called acute kidney injury, AKI करके आपने diagnosis पढ़ा होगा, means that kidneys have suddenly stopped working. Kidney removes waste product and help balance water and salt and other minerals in the blood. When kidney stops working, waste product, fluids and electrolyte build up in the body. This can cause problem that can be deadly. So क्या है acute renal failure? किडनी जो है सडनली अचानक से जो है वर्क करना क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है, और किडनी इज़ अनेबल टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट और अनेबल टू मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, और प्रॉपरली वो काम नहीं करता, जिसके कारण से क्या होगा, वर्किंग जब नहीं करेगा सो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अक्यूमुलेट होने लगेंगे बॉडी के अंदर में. फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी के अंदर में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, जिसके कारण से बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ acute renal failure. Now next is the definition of acute renal failure. So acute kidney injury or acute renal failure is the abrupt loss of kidney function. Abrupt मतलब अचानक से sudden जो kidney function है वो loss होता है, resulting in the retention of urea and other nitrogenous waste product and in the dysregulation of the extracellular volume and electrolytes. Acute renal failure, a sudden decline in the renal function, usually marked by decreased glomerular filtration rate, increased concentration of blood urea, nitrogen and creatinine. The urine output is less than 400 ml per day, that is called oliguria, and hyperkalemia and sodium retention. So पोटेशियम और सोडियम बॉडी में क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका जो एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रिनल फेलियर जो है वो सडन लॉस है किडनी फंक्शन का, जिसके कारण से जो यूरिया और अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, उनका रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम के अंदर में, दैट मीन्स आपका सेल्स के सराउंडिंग एरियाज़ में, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो आपका सडन जो रीनल फंक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, और इसका जो मेन सिम्टम है वो किसके थ्रू शो होता है, आपका यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट इज़ द डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. सो फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज़ हो जाएगा. आपका नॉर्मल GFR जो है वो दैट इज़ 125 ml पर मिनट के हिसाब से दोनों किडनीज़ के थ्रू जो होता है, सो ये डिक्रीज़ हो जाएगा. नाउ सेकंड जो दिया है दैट इज़ यूरिया और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है क्रिएटिनिन ब्लड में इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज किडनी इज़ अनेबल टू प्यूरिफाई द ब्लड और फिल्टर नहीं कर पा रहा है. नाउ यूरिन आउटपुट इज़ लेस देन 400 ml. नॉर्मली जितना हम इनटेक लेते हैं उतना हमारा आउटपुट भी होना चाहिए. सो एग्जैक्टली एक अडल्ट को आपका 3000 से 3500 ml तक वाटर पीना है, ठीक है, बट आपका उतना आउटपुट भी साथ में आना है. थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि कुछ जो वाटर है आपका पर्सपिरेशन के थ्रू और मेटाबॉलिज्म में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण वो यूटिलाइज हो जाता है. तो 3500 ml अगर हमने पिया है तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 ml तक जो है वाटर हमारा क्या होना चाहिए, यूरिन जो है आउटपुट आना चाहिए, है ना. सो आपका जो यूरिन आउटपुट है एक्यूट रिनल वाले फेलियर वाले पेशेंट में आपका लेस देन 400 ml हो जाता है. सो दैट इज़ द कंडीशन नोन एज दी ओलिग्यूरिया. और फोर्थ कंडीशन दैट इज़ आपका जो अराइज होता है दैट इज़ हाइपरकेलेमिया. पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है और सोडियम का बॉडी में क्या होने लगता है, रिटेंशन होने लगता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ acute kidney injury or acute renal failure. So next is the etiological factor.
सो ईटियोलॉजी जो है रिस्पॉन्सिबल जो आपका एक्यूट किडनी इंजरी कॉज कर सकता है, दैट इज़ 3 कॉजेज़ दिए हैं बेटा। आपका प्री रीनल कॉज है, सो किडनी के पहले। नाउ इंट्रा रीनल एग्जैक्टली किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, पोस्ट रीनल मतलब किडनी के बाद का। सो डायग्राम में आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। सो दिस वन इज़ द प्री रीनल कॉज। प्री रीनल कॉज में मेनली सडन जो है आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। सो आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉपर जो ब्लड है वो क्या नहीं हो पा रहा है, किडनी को सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये आपका प्री रीनल कॉज होगा। सेकंड जो है दैट इज़ इंट्रा रीनल कॉज, ये आपकी किडनी के अंदर का कॉज है। सो इसमें एग्जैक्टली इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन या ड्रग्स जो है या इन्फेक्शियस मटेरियल जो है वो किडनी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। एंड नाउ थर्ड इज़ द पोस्ट रीनल कॉज, दैट इज़ किडनी के बाद, दैट इज़ यूरेटर्स में देखेंगे आप लोग। सो एनलार्ज हो गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, किडनी स्टोन हो गया है, ब्लैडर में ट्यूमर हो गया या इंजरी हो गया, जिसके कारण से जो यूरिन का फ्लो है आपका एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी नहीं हो पा रहा है, ये रिटेन हो जा रहा है ना। सो दैट इज़ द पोस्ट रीनल कॉज। तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट इज़ द प्री रीनल, सेकेंड इज़ द इंट्रा रीनल एंड थर्ड वन इज़ द पोस्ट रीनल कॉज। नाउ नेक्स्ट इज़ द डिटेल ऑफ ईटियोलॉजी। सो फर्स्ट जो पढ़ा हमने दैट इज़ द प्री रीनल कॉज, जिसमें आपका वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है, वो फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है बॉडी के अंदर में। सो फर्स्ट जो दिया दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हेमरेज होगा तो ब्लड जो है हेमरेज के थ्रू बाहर बह जाएगा और आपकी वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे प्रॉपरली जो किडनी है वो क्या नहीं हो पाएगा, परफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। नो रीनल लॉसेस है, दैट इज़ द डायूरेटिक्स हो गया, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो गया है। सो इसके कारण डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज करते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक के थ्रू भी एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। सो यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड है बॉडी से जब बह जाएगा, सो इट विल ऑल्सो लीड टू हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम जो है ब्लड का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस दिया, दैट इज़ दी वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, नाइजोगैस्ट्रिक सक्शन हो गया है, जिसके थ्रू भी बॉडी का जो वाटर है वो क्या हो जाता है, एक्सटीरियर हो जाता है बॉडी के थ्रू। सो आपका किडनी के थ्रू आपका जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। सिर्फ किडनी में नहीं, आपके अदर वाइटल ऑर्गन्स में भी क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो दिया दैट इज़ द इम्पेयर्ड कार्डियक एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट जो है प्रॉपरली क्या नहीं कर पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज़ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर है, डिसअरिथमियास है और कार्डियोजेनिक शॉक अगर आ रहा है। सो नाउ नेक्स्ट इज़ द वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट है, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सेप्सिस, इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, एनाफिलैक्सिक रिएक्शन हो गया है, एंटी हाइपरटेंशिव मेडिकेशंस के कारण हो सकता है ये, ठीक है। सो दीज आर दी कार्डियक कॉजेज, जिसके हार्ट की कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, हार्ट इज़ अनेबल टू पम्प द ब्लड। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सब में यही होता है कि हार्ट इज़ अनेबल टू पम्प द ब्लड। सो पंप नहीं कर पाएगा तो किडनी को सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है वो रिसीव नहीं कर पाएगा। वैसो डायलिटेशन जब होगा तो वह हाइपोटेंशन होता है, वेसल्स जब डायलेट हो जाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो भी आपका डायलेटेड आर्टरी से जब होकर के गुजरता है तो प्रेशर कम हो जाता है। सो हाइपोटेंशन के कारण एग्जैक्टली जो है आपका सेप्सिस हो गया, एनाफिलैक्सिक रिएक्शन जब बॉडी में हो रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं या अदर मेडिकेशन है जो हाइपोटेंशन कॉज कर रहे हैं। सो हाइपोटेंशन जब रहेगा सो प्रेशर से फ्लूइड फ्लो नहीं होता, जिसके कारण से अगेन आपका किडनी की ओर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इंट्रा रीनल कॉज जो है। सो इंट्रा रीनल फेलियर जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द किडनी और द ग्लोमेरुलाई, है ना। सो आपका फर्स्ट जो दिया है इसमें दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड रीनल इश्चीमिया, बहुत लंबे समय तक किडनीज जो है वो क्या नहीं हो पा रहे हैं, ब्लड से परफ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। नॉन नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं आपके किडनी के लिए टॉक्सिक हैं, है ना। लंबे समय तक भी कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिकेशन हम लेते हैं तो किडनी के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है। नॉ नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शियस प्रोसेस, कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस चल रहा है जो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया है, तो ये भी किडनी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सो दिस इज़ द इंट्रा रीनल कॉज। नाउ नेक्स्ट इज़ द पोस्ट रीनल कॉज जो है। पोस्ट रीनल मतलब जो है आपका मेनली एसोसिएटेड रहता है ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेज के साथ यूरिन के फ्लो के। सो इसमें मेन जो कॉजेज है दैट इज़ द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, कैलकुलस है और ट्यूमर। सो इसके थ्रू जो है यूरिनरी ट्रैक्ट क्या हो सकता है, हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिसके कारण से यूरिन प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा और इन्फ्लक्स होकर के वापस जो यूरिन है वो किस में जाएगा, किडनी में जाएगा। अल्टीमेटली इन्फेक्शन कॉज करेगा, कंजेशन कॉज करेगा, जो किडनी टिश्यूज है उनको क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। सो दिस इज़ अबाउट द ईटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी इंजुरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द phases of acute renal failure.
So there are 4 phases of acute renal failure. First is the initiation. So acute renal failure just start होना शुरू हुआ है कि हमको something कुछ wrong जो है वो क्या होगा फील होगा. Now next जो फेस है that is the oliguria होगा. Oliguria का मतलब होता है बेटा आपका जो यूरिन आउटपुट है पर्सन का, पेशेंट का, वो क्या हो जाएगा लेस देन 400 हो जाएगा. नाउ थर्ड जो फेस है दैट इज़ द डायूरेसिस है ना. जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं सो आपका डायूरेसिस होने लगता है. डायूरेसिस फेस में एग्जैक्टली क्या होता है, पर्सन जो है एक्सेसिव यूरिनेशन करने लगता है. और आपका लास्ट फेज जो है दैट इज़ दी रिकवरी फेस. रिकवरी फेस में क्या होता है, पर्सन का जो नॉर्मल इनटेक है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है आपका रिकवर हो जाता है. सो एक्यूट रिनल फेलियर में जैसे हमने फेसेस में पढ़ा, आपका इनिशिएशन है स्टार्टिंग, फिर ऑलिग्यूरिया होता है, कम हो जाता है यूरिन, फिर डायूरेसिस होता है दैट इज़ एक्सेसिव यूरिनेशन, देन लास्ट में वो रिकवर हो जाता है. सो एक्यूट किडनी इंजरी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. बट अगर क्रोनिक किडनी इंजरी हो गई है, क्रोनिक रिनल फेलियर हो गया, एंड स्टेज रिनल डिसीज़ में चला गया है पेशेंट, किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं सब, तब उस कंडीशन में हम क्या नहीं कर सकते, किडनीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते हैं. सो आपका एक्यूट रिनल फेलियर में एक रिकवरी फेस है जिसमें पेशेंट जो है अपने वापस प्री रीनल जो स्टेट है, जो प्री डिसीज्ड स्टेट है उसमें क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है ना. अगर हमने कॉजेज़ को प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल कॉजेज़ को ट्रीट कर लिया सो आपका एक्यूट रिनल फेलियर भी क्या हो जाता है, आपका ट्रीट हो जाता है. सो दीज आर दी फेसेस. Okay, now next is the clinical manifestation of acute renal failure. So in the clinical manifestation पेशेंट में भी क्रिटिकली इल और लेथार्जिक हो सकता है. यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, डार्क कलर का रहेगा यूरिन आउटपुट क्योंकि कम है यूरिन का वॉल्यूम. देन फोमी एंड बबली यूरिन जो है वो हमको दिखाई देगा. एंड गेटिंग अप एट नाइट टू यूरिनेट, पर्सन को नॉक्चूरिया होगा, दैट इज़ नाइट टाइम पे उसको यूरिन करने की फीलिंग आएगी. नाउ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएगा डिहाइड्रेशन के कारण. एजोटीमिया होता है. नाउ आपका वेस्ट प्रोडक्ट का ऑक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर में, नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है सो वो बॉडी में ऑक्यूमुलेट होने लगता है, इट इज़ कॉल्ड दी एजोटीमिया. नाउ एडिमा कॉज हो रहा है क्योंकि फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर नहीं निकल पाने के कारण जो है आपके बॉडी में वो ऑक्यूमुलेट होने लगता है. सो फ्लूइड रिटेंशन के कारण स्वेलिंग लेग में, एंकल में और फीट में हमको क्या होगा, दिखाई देगा. और एग्जैक्टली इसके कारण पेशेंट का वेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा. ना हाइपर टेंशन होगा और रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा क्योंकि किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा है. सो आपका बीपी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है इधर की ओर, सो उसके कारण हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है. फ्लैंक एरिया में क्या होगा, पर्सन को पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है बिकॉज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्यूमुलेट हो रहा है. फीलिंग डिजी विथ व्हेन स्टैंड अप है ना, पेशेंट को डिजीनेस, चक्कर जैसा क्या होगा उसको फील होगा. और पर्सन को एनीमिया और प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो सकता है. वाई, बिकॉज आपका जो एरिथ्रोपोइटिन जो इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है जो कि एफरेंट आर्टीरियल ऑफ द नेफ्रॉन से सीक्रेट होता है ना. सो किडनी अगर डैमेज होता है सो एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन भी क्या हो जाता है, आपका अफेक्ट होता है, जिसके कारण से प्रॉपर आरबीसीज जो है, ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या नहीं हो सकते हैं, प्रॉपरली डेवलप या प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसके कारण से पर्सन को एनीमिया या प्लेटलेट डिस्फंक्शन से क्या करना पड़ सकता है, सफ़र करना पड़ सकता है. सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. नाउ अदर सिम्टम्स आर ऑल्सो देयर. सो क्या होगा, पर्सन को ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा. पर्सन को फटीग और मैलेज रहेगा है ना. नाउ कार्डियक प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकता है, दैट इज़ द टेकीकार्डिया और डिसअरिथमियाज जो है वो डेवलप हो सकता है. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा है ना. हाइपरकेलेमिया दैट मीन्स पोटेशियम बढ़ जाना. हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाना. हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का जो अमाउंट है बॉडी में वो कम हो जाएगा. हाइपर मैग्नीसीमिया दैट मीन्स मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा. जीआई सिम्टम्स भी कुछ शो करेगा, दैट इज़ एनोरेक्सिया, नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टोमेटाइटिस दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. नाउ ब्लीडिंग हो सकता है, हेमेटेमेसिस, ब्लड वॉमिट कर सकता है एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है पर्सन को. नाउ मेटालिक टेस्ट जो है वो माउथ में आएगा पर्सन को बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्यूमुलेशन इन द बॉडी. नाउ एब्डोमिनल पेन होगा और ब्रीथ में हैव ओडर ऑफ यूरिन, और जो पर्सन ब्रीथ करेगा उसमें यूरिन का जो ओडर है, अमोनिया जो ओडर है वो हमको क्या होगा, फील होगा, बिकॉज आपका बॉडी के अंदर में पेशेंट के क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्यूमुलेट हो गए, वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहे हैं बेटा, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर्सन को हेडेक होगा, ड्राउजीनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगी, कन्फ्यूजन होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, सीजर और कोमा भी क्या हो सकता है, उसको डेवलप हो सकता है. वाई, ये सब सिस्टम क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी ऑक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. वो जब एक्सक्रीट हो जाते हैं तब हमारा सिस्टम जो है, बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है. बट ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में ऑक्यूमुलेट हो रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके कारण से हमारे जो मेन वाइटल ऑर्गन्स भी है वो क्या हो रहे हैं, आपके अफेक्ट हो रहे हैं और सिम्टम्स को क्या करते हैं, शो करते हैं. सो दीज आर दी clinical manifestations. Okay, now about the pathophysiology
of the acute renal failure. So in the pathophysiology, the response to renal injury and increase intraglomerular pressure with glomerular hypertrophy as the kidney attempts to adapt to nephron loss to maintain constant glomerular filtration. So आपका किडनी जो है एक्यूट किडनी इंजरी जब होती है पर्सन को, है ना, सो क्या होता है पर्सन का जो किडनी है रेस्पॉन्ड करता है रीनल इंजरी से और आपका इंट्राग्लोमेरुलर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है विथ ग्लोमेरुलर हाइपरट्रॉफी. ग्लोमेरुलर का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस का वो बढ़ जाता है और क्या होगा, किडनी अटेम्प्ट करेगा आपका नेफ्रॉन का जो लॉस है उसको क्या करने की कोशिश करेगा, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा. नाउ फेलियर ऑफ रीनल सर्कुलेशन एंड ग्लोमेरुलर और ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन. बट यहाँ पर हुआ क्या है, जो रीनल सर्कुलेशन है वो स्टॉप्ड है, ग्लोमेरुलर का फंक्शन और ट्यूब्यूलर फंक्शन क्या हो गया आपका, स्टॉप हो गया है. बट फिर भी किडनी जो है उसको अटेम्प्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा. बट वो अगर नहीं कर पाया, सो डैमेज्ड ट्यूब्यूल कैन नॉट कंजर्व सोडियम नॉर्मली विच एक्टिवेट्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. सो आपका जो डैमेज्ड ट्यूब्यूल्स हैं, है ना, वो क्या नहीं कर पाएंगे, जो किडनीज जो हैं डैमेज जो ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सोडियम को क्या नहीं कर पाएंगे, वापस आपका कंजर्व नहीं कर पाएंगे, है ना. सो आपका एग्जैक्टली सोडियम जब रिटेन नहीं होगा, एग्जैक्टली आपका 3 फेसेस है ना यूरिन फॉर्मेशन में, फिल्ट्रेशन है, दूसरा जो है दैट इज़ आपका एग्जैक्टली सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ना. सो क्या होता है जब डैमेज हो जाते हैं ट्यूब्यूल्स, तब क्या हो जाता है आपका सेलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन में उसमें सोडियम जो है वो क्या नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसके कारण से आपका सोडियम जब बॉडी में नहीं रहेगा सो हाइपोवोलेमिया वाला एक रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. नाउ सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन विच लीड्स टू एडिमा, जिसके कारण से आपका सोडियम फिर से क्या होने लगेगा, फ्लूइड जो है वो क्या होने लगेगा, रिटेन होने लगेगा बॉडी के अंदर में, और जिसके कारण से क्या होगा, एडिमा डेवलप होगा पर्सन को. सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी ड्यू टू द रीनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज्ड द जीएफआर एंड ट्यूबुलर फ्लो. सो आपका जब कंप्लीट लॉस हो जाएगा किडनी फंक्शन, जिसके कारण से जो रीनल फ्लो है किडनी की ओर वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और जीएफआर भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण से पर्सन को क्या डेवलप होगा, ओलिगूरिया होगा, क्योंकि जीएफआर कम हो गया है. नाउ इंक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एंड रिटेंशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट. सो जिसके कारण से आपका ओलिगूरिया होने के कारण से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के अंदर में क्या होने लगेंगे, ऑक्यूमुलेट होने लगेंगे. एंड इंक्रीज्ड सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड द सोडियम रिटेंशन, जिसके कारण से सर्कुलेटरी ओवरलोड है वो बढ़ जाएगा, सोडियम भी बॉडी के अंदर में रिटेन होने लग रहा है क्योंकि एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो एक्टिवेट हो गया उसके कारण से. नाउ इट में अल्टीमेटली लीड्स टू एक्यूट रीनल फेलियर. सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. आपका एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो वापस आपका क्योर हो सकता है अगर कॉज को हमने क्या कर लिया, ट्रीट कर लिया. ओके. नाउ नेक्स्ट इज diagnostic evaluation. Okay, so in the diagnostic evaluation, blood test to assess renal function. Now urine analysis, that is urine test to help to determine the cause of kidney failure. Now electrocardiography करना है, ECG हार्ट का कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. Now रेडियोलॉजी करना है आपको, इमेजिंग टेस्ट दैट इज़ द अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे. नाउ बायोप्सी परफॉर्म करना है अगर ट्यूमर वगैरह है उस चीज़ को देखने के लिए, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको क्या करना है, हमको मेजर करना है. सो यूरिन एनालिसिस और ब्लड टेस्ट के थ्रू ही मेनली आपका जो रीनल फेलियर है वो क्या हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है, और बाकी जो मेजर्स हैं उसके थ्रू हम कॉज को रूल आउट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. नाउ नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट पार्ट. सो इन द मैनेजमेंट पार्ट, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है एक्यूट रीनल फेलियर के, दैट इज़ कैटायन एक्सचेंज रेसिन, है ना, टू रिड्यूस द लेवल एलिवेटेड पोटेशियम लेवल. सो कैटायन एक्सचेंज रेसिन है. सो ये जो है मेनली जो ड्रग देते हैं दैट इज़ दी सोडियम पॉलिस्टरेन सल्फोनेट है, जिसमें एग्जैक्टली इसको ओरली या रिटेंशन एनिमा के थ्रू देते हैं, जिसके थ्रू जो एलिवेटेड पोटेशियम लेवल है बॉडी में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द डायूरेटिक एजेंट है, और डायूरेटिक्स एग्जैक्टली आपका फ्लूइड को क्या करता है, वॉल्यूम को कंट्रोल करता है. डायूरेसिस को क्या करेगा, वो कॉज करेगा. सो डायूरेसिस होगा, सो जो फ्लूइड ऑक्यूमुलेटेड है वो अगर आपका
अगर रीनल एक्यूट स्टेज में है, रिकवर हो सकता है, तो उस स्टेज में आपका डायूरेसिस जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सो लैसिक्स इसके लिए बेस्ट ड्रग है आपका ना। लो डोज डोपामिन देना है, दैट इज़ 1 to 3 ग्राम पर kg इज़ ऑफन यूज टू डायलेट दी रीनल आर्टरीज। सो रीनल आर्टरीज में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था, तो ये इसलिए देना है ताकि आपका जो रीनल आर्टरीज है वो डायलेट हो सके। नाउ इफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डेवलप्स, अप्रोप्रिएट वेंटिलेटरी मेजर्स मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड। नाउ नेक्स्ट इज द फॉस्फेट बाइंडिंग एजेंट है, दैट इज द एलिवेटेड सीरम फॉस्फेट लेवल में बी कंट्रोल्ड विद द फॉस्फेट बाइंडिंग एजेंट। नाउ जिसमें मेनली ड्रग का नाम जो है दैट इज़ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये फॉस्फेट को आपको एग्जैक्टली क्या करेगा, ब्लड लेवल को क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसको क्या करे, वो कंट्रोल करे, है ना। सो एलिवेटेड सीरम फॉस्फेट जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा आपका इस ड्रग के थ्रू कम हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रिशनल थेरेपी। सो एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट में आपका डाइटरी जो थेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेन जो मेजर्स हमको ध्यान देना है दैट इज़ डाइटरी प्रोटीन को क्या करना है, हमको लिमिट करना है, दैट इज़ अबाउट 1 ग्राम पर kg ड्यूरिंग दी ओलिग्यूरिक फेज टू मिनिमाइज द प्रोटीन ब्रेकडाउन, है ना। सो प्रोटीन इंटेक आपको कम करना है एंड टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन एंड प्रोडक्ट, है ना, जो आपका अमोनिया है ना, अमीनो एसिड जो है आपका अमोनिया एंड प्रोडक्ट है। सो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन कम लेगा पेशेंट तो उसका ऑक्यूमुलेशन भी कम होगा। नाउ कैलोरी रिक्वायरमेंट आर मेट विद दी हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स। सो पर्सन को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है क्योंकि हम प्रोटीन नहीं दे सकते। नाउ फूड एंड फ्लूइड कंटेनिंग पोटेशियम और फॉस्फोरस ये आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गया, बनाना है, या जूसेस हो गया, ये सब हमको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। आफ्टर द डायूरेटिक फेज द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट एज इट एनकरेज टू रिज्यूम द एक्टिविटी ग्रेजुअली। सो आपका पेशेंट को जैसे ही डायूरेटिक फेज में पहुंचता है पेशेंट, उसके बाद आपका पेशेंट जब, क्योंकि अब वो रिकवर हो रहा है, तब उसके बाद आप हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसके नॉर्मल एक्टिविटी में वो रिटर्न हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ द मेजर्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना। सो आपका मेजर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विल नीड टू क्लोजली मॉनिटर टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। सो आपका इनटेक एंड आउटपुट जो है फ्लूइड का वो हमको मॉनिटर करना है। दिस में रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द यूरिन आउटपुट एंड मल्टीपल ब्लड टेस्ट थ्रू आउट द डे एंड दी नाइट। सो पर्सन का कंटिन्यूस आपकी ब्लड टेस्ट होती रहती है कि कितना अमाउंट कम हुआ, कितना अमाउंट कम हुआ, कितना इनटेक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो आपका कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मॉनिटर करना है, दूसरा जो फ्लूइड है उसको मॉनिटर करना है। फ्लूइड को तो आप इनटेक एंड आउटपुट के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम का लेवल कम हुआ कि नहीं, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। और अगर पर्सन को डिहाइड्रेशन डेवलप हो रहा है ना, सो लॉस ऑफ फ्लूइड जो हो रहा है बॉडी से, सो एडिक्वेट फ्लूइड जो है हमको इंट्रावीनस रूट से हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। सो आपका नॉर्मल सलाइन एग्जैक्टली पेशेंट को दिया जाता है क्योंकि पोटेशियम हाई है और सोडियम कैसा है उसका मे भी कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। सो आपका नॉर्मली जो नॉर्मल सलाइन है वो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं, है ना। सो आपका इंट्रावीनस फ्लूइड को हम एनकरेज करना है और आपको इंश्योर करना है कि पर्सन जो है वेल हाइड्रेटेड हो और आपका उसका एडिक्वेट अमाउंट में जो यूरिन आउटपुट है वो आए। मेडिकेशन मेनली आपको देना है ताकि किडनी जो है जल्दी एक्सेस जो आपका जो डैमेज हुआ है उससे जल्दी क्या हो सके, वो रिकवर हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है क्योंकि आपका जो प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल कॉज के कारण ही एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। सो हमको उस कॉज को सबसे पहले ट्रीट करना है, तो किडनी फेलियर जो है अपने आप ही क्या हो जाता है, आपका ट्रीट हो जाता है। और अगर उसको हमने ट्रीट नहीं किया सो किडनी फेलियर जो है, एक्यूट किडनी फेलियर जो है वापस वो आपके क्रोनिक कंडीशन में क्या हो सकता है, वो प्रोग्रेस हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट रीनल फेलियर। ओके।